वेरी वॉर्म वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड। आज 16 मई 2022 है, दिन है मंडे। और दोस्तों आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अलग अलग जो एजेंसीज हैं उन्होंने भारत के ग्रोथ के बारे में क्या कहा है उसको देखेंगे। फिर कॉटन एक्सपोर्ट्स, जॉब क्रिएशन को लेकर नीति आयोग एक प्लान लेकर आने वाली है। देन वी हैव होटल इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 23 ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। आपको ये ग्राफ देखकर पता चल ही गया होगा कि ग्रोथ इज नॉट गोइंग टू बी दैट अट्रैक्टिव, क्योंकि हमने देखा कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है अप्रैल महीने में 7.79% हो गया। अब जो स्टूडेंट्स रेगुलरली इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं, यू नो द फैक्ट कि आरबीआई जो है उसकी जो मैक्सिमम टॉलरेंस की कैपेसिटी जो सरकार ने तय की है कि इन्फ्लेशन जो है वो 4% होना चाहिए, मैक्सिमम 6% और मिनिमम जो है 2%। इस रेंज के बाहर इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्फ्लेशन कितना हो गया है? 7.79%। ये पिछले 8 महीनों का सबसे ऊंचा, सबसे हाई आंकड़ा है। इसके साथ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है। चाइना का एग्जाम्पल है तो वहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है बड़े बड़े शहरों में, ऑफ कोर्स। फिर रशिया यूक्रेन का इश्यू जो है ये भी अभी चल रहा है। अब फिनलैंड और स्वीडन ये बता रहे हैं कि वो इस नेटो ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो चीज़ें जो हैं वो ग्लोबल लेवल पर भी काफ़ी अनसर्टेन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अचानक से, आपको पता है पिछले 2 हफ्तों के अंदर की बात है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया, और जो नेक्स्ट मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी बाई मंथली, ये 6 से लेकर 8 जून तक होगी। तो इस पॉलिसी रिव्यू में भी यही नज़र आता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा, यानी कि आपकी लोन्स जो हैं ये एक्सपेंसिव हो जाएगी, लोगों के ईएमआई जो हैं वो एक्सपेंसिव हो गए, ऊपर से फ्यूल की प्राइस काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो लोग जो हैं वो कम पैसे खर्च करेंगे। चीज़ों की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हैं। बॉटल नेक्स जो हैं वो आज भी हमें सप्लाई में देखने को मिल रहा है, यानी कि सप्लाई को लेकर इश्यूज़ है। फॉर एग्जांपल जो चिप हैं, सेमीकंडक्टर चिप, आप उसको देख लीजिए। और दुनिया की अलग अलग सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट को, यानी कि रेपो रेट जो हैं इसको इंक्रीज़ कर रही हैं। तो पैसों का जो फ्लो भारत आता है, ख़ास करके शेयर मार्केट्स एक्सेट्रा में, तो ये भी कम हो जाएगा। कोविड-19 अभी भी कंट्रोल में नहीं है। चाइना का अभी हमने एक एग्जांपल देखा कि चाइना में आज भी बहुत सारे शहरों में लॉकडाउन चल रहा है। तो ये सारे अलग अलग रीजंस की वजह से सिर्फ भारत में नहीं, ग्लोबली ये एक इश्यू तो है ही कि ग्रोथ जो है वो ड्रॉप होगा, और भारत में भी यही चीज़ होगी। और इसी वजह से मॉर्गन स्टैनली नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये कहा था कि फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत का ग्रोथ जो है वो 7.9% होगा। लेकिन अब उन्होंने चीज़ों को अपडेट किया है, आंकड़ों को अपडेट किया और कहा है कि ग्रोथ जो है इट्स गोइंग टू बी 7.6%। रही बात फाइनेंशियल ईयर 24 की, तो पहले कहा था कि 7% जितना ग्रोथ होगा भारत का, अब वो कहते हैं कि 6.7% होगा। तो एज यू कैन सी अभी से ही ग्रोथ जो है उसके आंकड़े में, प्रोजेक्शन में एक ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप रेगुलरली इस सीरीज़ को देखते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप रेगुलरली इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। देखिए, नए स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बैंक एग्ज़ाम, एसएससी, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, राइट। ये जितनी भी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड और इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलते ही हैं, चाहे प्रीलिम्स में हो, चाहे आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया। क्योंकि इकोनॉमी जो है इट्स ए थिंग दैट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस, राइट। सारी चीज़ों पर इसकी इम्पैक्ट होती है। अगर आप जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हैं, लेट्स से जज बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि इकोनॉमी का और जज का क्या लेना देना। बट द थिंग इज़ कि आई गिव यू वन एग्जांपल, जब रिसेशन आता है तब उस टाइम पर क्राइम्स भी काफ़ी बढ़ जाते हैं, राइट। चोरी चकारी ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो जस्ट वन एग्जांपल कि कैसे इकोनॉमी जो है वो हर क्षेत्र पर इसका एक इम्पैक्ट है, हमें अफेक्ट करते हैं।
तो यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को डिज़ाइन किया गया है कि सारी एग्जामिनेशन में इट्स लाइक की फॉर ऑल एग्जामिनेशन। तो प्लीज़ शेयर इट विद अदर पीपल। डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर, ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। कॉटन एक्सपोर्ट्स बैन। रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्टर्स जो हैं उनका कहना यह है भारत सरकार को कि कॉटन जो है इसके एक्सपोर्ट पर आप एक बैन लगा दीजिए। द रीज़न इज़ कि ये जो रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं वो लिक्विडिटी क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, क्योंकि एक तो कॉटन की प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है और यार्न की प्राइस जो है ये भी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी हैं। और बहुत सारे फॉरेन बायर्स जो हैं वो अब ये कह रहे हैं कि आप हमें अगर 15 दिन के अंदर कपड़े नहीं पहुंचा रहे हैं तो फिर आपको हमें 30% डिस्काउंट देना पड़ेगा, और अगर आप ये 30% डिस्काउंट देना नहीं चाहते हैं तो 15 दिनों के अंदर ये कपड़े पहुंचा दीजिए। और ट्रांसपोर्टेशन की बात रही तो आप हमें वाया एयर कपड़े पहुंचा दीजिए, यानी कि एरोप्लेन में ये सारा सामान जो है वो हमें भेज दीजिए, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। तो ऐसी सिचुएशन जो ये हैं वो हो चुकी है, और इंडस्ट्री जो है गारमेंट इंडस्ट्री वो इसलिए कह रही है कि ये कॉटन पर बैन लगाया जाए एक्सपोर्ट पर, क्योंकि कॉटन की प्राइस जो है वो 40% इंक्रीज़ हुई है 2022 में। पिछले 11 सालों का अगर आप प्राइस देखें देन वी फाइंड कि कॉटन की प्राइस जो है ये हाईएस्ट, एंड द मेन रीज़न इज़ डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, और यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 17 में यानी कि कल पीयूष गोयल साहब जो हैं वो एक मीटिंग भी करने वाले हैं, और इस मीटिंग में ये कॉटन और यार्न की जो प्राइस इंक्रीज़ हुई है इसको डिस्कस किया जाएगा। बहुत सारे देश जैसे कि बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, ये सारे देश जो हैं वो भारत से चीप कॉटन इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर यही सारे देश कपड़े बनाकर इंटरनेशनल मार्केट में भारत के गारमेंट प्रोड्यूसर्स को compete कर रहे हैं। तो ये एडवांटेज इन सारे देशों को ना मिले तो इट इज़ बेटर कि इसके ऊपर एक बैन लगाया जाए, ऐसा गारमेंट इंडस्ट्री का कहना है। अब देखते हैं, आई एम श्योर गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू बी मोर सेंसिटिव, क्योंकि कल ही एक मीटिंग है, तो आई थिंक कल इसके ऊपर कोई डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। जॉब क्रिएशन, राइट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नई जॉब्स जो हैं वो जनरेट हों, लोगों को जॉब्स मिलती रहें, गुड क्वालिटी की जॉब्स मिलती रहें, और इसके लिए वी नीड मोर बिजनेस, वी नीड मोर स्टार्टअप्स, राइट, मोर एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कोर्स। और नीति आयोग जो हैं वो एक पॉलिसी लेकर आने वाली हैं। एक सी द थिंग इज़, नीति आयोग कोई पॉलिसी जो है वो लॉन्च करने का काम नहीं करती है, राइट, इन द सेंस कि नीति आयोग ने अगर पॉलिसी बना ली तो वो सरकारी पॉलिसी बन गई, ऐसा नहीं होता है। नीति आयोग इज़ ए थिंक टैंक, और थिंक टैंक जो है वो अपना बेस्ट करके सरकार को देता है, फिर सरकार को वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है नहीं करनी है वो सरकार के ऊपर है। बट नीति आयोग इज़ गोइंग टू ब्रिंग आउट ए पॉलिसी, और ये पॉलिसी जो है वो ख़ास करके फीमेल पार्टिसिपेशन के लिए है कि कैसे लेबर फोर्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल को पार्टिसिपेट कर सकें, इन द सेंस कि कैसे ज़्यादा महिलाओं के लिए जॉब्स जो हैं वो जनरेट की जा सकें, कैसे नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सके। गिग इकोनॉमी मीन्स, गिग इकोनॉमी के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, इट्स ए न्यू थिंग। अब गिग इकोनॉमी में ऐसा है कि आप किसी कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं, राइट, आपको लेट्स से आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, राइट, ये थंबनेल और लोगो और ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं, लेट्स से आप वेबसाइट में पिक्चर्स, इमेजेस एक्सेट्रा। तो अगर लेट्स से क्यूरियसली एजुकेशन जो हैं उनकी वेबसाइट बन रही है, और फिर आई एम जस्ट टेलिंग यू, राइट, ऐसा नहीं है बनाएंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो क्यूरियसली एजुकेशन को अभी नए लोगों की ज़रूरत है, और यू नो ग्राफिक्स की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब ऐसा नहीं है कि मुझे एक ग्राफिक डिज़ाइनर को पूरे साल के लिए जॉब में रखना, नहीं, मैं उनको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि मुझे पीपीटी के लिए चाहिए, मुझे कम्युनिटी के लिए चाहिए, टेलीग्राम के लिए कुछ चाहिए, इंस्टाग्राम के लिए कुछ चाहिए, तो ऐसी 15-20 चीज़ें जो भी मुझे चाहिए आई विल टेल दिस पर्सन, और वो मुझे बना देंगे, और उस जॉब के लिए आई विल गिव देम मनी, जो भी हैं, लेट्स से 5,000, लेट्स से 10,000 रुपये जो हैं, उन्होंने वो चीज़ें मेरे लिए बना दी, और फिर मैं खुद वो चीज़ें एडिट कर सकूँ, यूज़ कर सकूँ, आपको सेंड कर सकूँ। तो यू नो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ऐसे कंपनीज अब काम करने लगी है। तो ये गिग इकोनॉमी ऐसी है, वरना पहले कैसा था कि कोई ग्राफिक डिज़ाइनर को आप जॉब पे रखेंगे तो पहले 1 महीने के अंदर उसने सारा काम ख़त्म कर दिया, उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं,
लेकिन अब क्या है कि 15 दिनों तक मेरा काम किया, फिर और 2 3 4 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनके हैं, तो घर पर ही बैठकर वो काम कर रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कुछ दिनों के लिए ट्रैवल करके जाना। लेकिन आप किसी भी एक कंपनी के लिए परमानेंट जॉब नहीं करते, आपको जैसे जैसे काम मिलता जाता है आपका काम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करते जाते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड गिग इकोनॉमी। फिर केयर इकोनॉमी। केयर इकोनॉमी में बच्चों की देखभाल करना, बिकॉज महिलाएं जो हैं वो अब वर्किंग वुमेन बनती जा रही हैं, तो जो बच्चे हैं उनकी देखभाल करना, व्हेन द मदर एंड फादर दे आर एट देयर ऑफिसेस। फिर एल्डरली केयर, तो ये दोनों लोगों की केयर, ये दोनों कैटेगरीज के जो ह्यूमन बींग्स हैं, तो उनकी केयर को लेकर बहुत सारी नई जॉब्स जो हैं वो जनरेट हो सकती हैं। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो ये भी उसके लिस्ट में है। और नीति आयोग इज़ वर्किंग विद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट टू फॉर्मुलेट दिस पॉलिसी। और आने वाले 2 3 महीनों के अंदर ये पॉलिसी जो है वो अनवेल की जाएगी, फिर लेबर मिनिस्ट्री को दी जाएगी, जब चाहे तब मिनिस्ट्री जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। होटल ऑक्यूपेंसी की बात करें तो इट्स गुड न्यूज़ के एलन वॉट्स जो प्रेसिडेंट हैं एशिया पैसिफिक हिल्टन के, तो उनका इंटरव्यू आया है और उन्होंने ये कहा है कि एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो सबसे फास्टेस्ट रिकवरी जो है वो हमें भारत में नज़र आ रही है। प्री पेंडेमिक लेवल पर भारत जो है वो पहुंच गया है, यानी कि अब लोग जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं बिजनेस के लिए, लेजर के लिए, और अब होटल की जो ऑक्यूपेंसी है वो 2019 लेवल पर जो थी वो अब नज़र आ रही है। और 2020 के बारे में वॉट्स ने ये कहा कि द मार्केट इज़ जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, अभी तो चीज़ों की शुरुआत हुई है, और ये साल जो है वो पूरा बुलिश होगा। बुलिश यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट क्या दिखाते हैं, जितना ज़्यादा अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेट्स से कहीं पर बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, कॉमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, दैट मीन्स कि वहाँ पर लोग पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोग खरीदने के लिए भी तैयार हैं। तो इट्स लाइक ए बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का जितना अच्छा सेल्स होता है, इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी उतनी ही अच्छी तरीके से बढ़ रही है या फिर रिकवरी कर रही है। और एस्टिमेट्स ये कह रहे हैं कि इस साल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का जो बिज़नेस है वो डबल डिजिट से ग्रो होगा। ख़ास करके गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर स्पेंडिंग काफ़ी इंक्रीज़ की, और रूरल एरियाज़ में पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलेंगे। बजट में हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 36% जो पैसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स करते थे, तो इसको 36% इंक्रीज़ किया है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंडस्ट्री का एस्टिमेट ये है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में 15 से 20% ये डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट जो है वो होगा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का। देन वी नो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, तो इसमें पहले 6,835 प्रोजेक्ट्स थे, अब इसमें 9,335 प्रोजेक्ट्स हैं। तो मोर प्रोजेक्ट्स, मोर कंस्ट्रक्शन, राइट। पानी घर घर तक पहुंचाने का प्रोजेक्ट चल रहा है, स्मार्ट सिटीज़, मेट्रो रेल, नए एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ों में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी। देन वी नो पीएम गति शक्ति, ये एक नेशनल मास्टर प्लान है फॉर होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और इंडस्ट्री के कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इस दशक के अंत तक 2030 तक भारत दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की मार्केट बन जाएगा। तो दिस आर ऑल गुड साइंस। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर, एवरी सिंगल sharing matters. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.